हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और जो कि हमने पढ़ लिया था और ये रबी क्रॉप्स तक हमने उसे ख़त्म कर लिया था यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर एक्टिविटीज़ इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू कल्टिवेट गुड क्रॉप्स। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती क्या है? आर एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ होती हैं इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस में होती है, मतलब जैसे कि मिट्टी को ठीक करना, उसके बाद उसमें बीज डालना, उसके बाद उन्हें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स देना, फिर इरिगेशन करना। तो ये सब एक सीक्वेंस में चलती हैं। ऐसा नहीं होता पहले हम इरिगेशन कर दें बाद में हम मिट्टी को ठीक करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सीक्वेंस में चलती हैं। अंडरटेकन बाय फार्मर्स, ये किसान करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू कल्टिवेट गुड क्रॉप्स। ये सब क्यों करता है? ताकि फसल अच्छी हो। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम लोग कैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले हम सॉइल को सही करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अच्छे से। फिर सेकंड स्टेप है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, फिर उसमें हम बीज डालते हैं, सेलेक्ट करेंगे अच्छे से, जो बीज होंगे वो डाले जाएंगे खेत में। फिर रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, सॉइल में हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, जैसे मैन्यूरिंग मतलब खाद वगैरह, मैन्यूर वगैरह डाले जाते हैं। फिर हम इरीगेशन माने सिंचाई करते हैं, जिससे पौधों को पानी चाहिए होता है, जितना चाहिए होता है उतना पानी देते हैं। फिर क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोड्यूस होती है, क्रॉप प्रोटेक्शन मीन्स क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं जानवर ना खा जाएं या फिर कहीं कीड़े मकोड़े ना लग जाएं, क्रॉप ख़राब ना हो जाए। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल को काटते हैं, हार्वेस्ट करना। फिर आता है स्टोरेज, फिर हम उसे इकट्ठा करते हैं, नमी वगैरह ना आए, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं उन सबसे, ताकि फसल हमारी ख़राब ना हो और 2-3 साल तक टिक सके। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल सबसे पहली स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे ये यहाँ बताया गया है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, ये पहली स्टेप है जिसमें हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, इसमें सॉइल को हम लूज मीन्स जैसे अगर मिट्टी में डेले टाइप के हैं तो उन्हें फोड़ देते हैं और लूज कर बना देते हैं सॉइल को। एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, सॉइल को टर्न करते हैं मतलब पलट देते हैं, जैसे ऊपर वाली मिट्टी नीचे हो जाती है और नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 2 स्टेप्स, सॉइल को प्रिपेयर करने में 2 स्टेप्स होते हैं, तो प्लफिंग एंड लेवलिंग। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? द वेरियस टूल्स नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो तरह तरह के टूल्स हमें चाहिए होते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, उन्हें बोलते हैं एग्रीकल्चरल। द वेरियस टूल्स नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो तरह तरह के जो औजार हम लोग यूज़ करते हैं खेती किसानी में, उन्हें बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। द मेन टूल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आर प्लव, हो एंड कल्टिवेटर। जो टूल हम लोग यूज़ करते हैं वो है प्लव, हो एंड कल्टिवेटर। अब प्लव क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इसमें। प्लव, प्लव इट इज़ यूज फॉर टिलिंग एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। प्लव किस लिए यूज होता है? टिलिंग एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को मीन्स स्क्रैप मतलब खोदने के लिए। वीडिंग, वीडिंग मीन्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं खेत में उगाते हैं हमारी बिना मर्जी की, उन्हें हटाने के लिए प्लफ यूज़ होता है। मैन्योरिंग मीन्स खाद वगैरह डालने के लिए, एक्सेट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर। इसमें होता है कि एक ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर ये वाली ट्रायंगुलर स्ट्रिप लगी होती है, आयरन मीन्स लोहे की होती है, उसे बोलते हैं प्लफ शेयर। ये है हमारा प्लफ शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड कॉल्ड प्लफ शाफ्ट। इसमें प्लफ शेयर किससे जुड़ा था? प्लफ शाफ्ट से जुड़ा था। ये है प्लफ शाफ्ट, किसकी बनी है? लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, ये लंबी सी रॉड होती है, किसकी बनी थी? लकड़ी की बनी थी, वुड की। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, एक हैंडल होता है एक तरफ शाफ्ट में। द अदर एंड ऑफ द प्लफ शाफ्ट इज अटैच्ड टू द बीम, दूसरा हैंडल द अदर एंड ऑफ द प्लफ शाफ्ट इज अटैच्ड टू द बीम। दूसरा जो प्लफ शाफ्ट में दूसरा जो छोर होता है उसमें एक बीम लगी होती है, विच इज़ पुट ऑन द नेक ऑफ द बुल्स, जिस बीम को हम बैल बुल्स की गर्दन पर रखते हैं। तो इसमें 2 बुल्स चाहिए होती है हमें। द प्लफ शेयर इज कर्व्ड टू टर्न द सॉइल आफ्टर कटिंग। प्लफ शेयर कर्व्ड शेप में होता है, यहाँ देखिए कर्व्ड मीन्स हल्का सा मुड़ा हुआ, ये मुड़ा हुआ है। किस लिए मुड़ा होता है? टू टर्न द सॉइल आफ्टर कटिंग, ताकि सॉइल को हम टर्न कर सकें आफ्टर कटिंग। हो क्या होता है? हो, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग सॉइल। हो किस लिए यूज होता है? फॉर रिमूविंग वीड्स, वीड्स को रिमूव करने के लिए, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, सॉइल को लूज बनाने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसमें से लंबी रॉड होती है वुड की या फिर आयरन की हो सकती है ये रॉड। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट ब्लेड, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड मीन्स चौड़ा सा, बेंट मीन्स मुड़ा हुआ सा ब्लेड, आयरन ब्लेड होता है, इस फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग रॉड विच इज वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ये ब्लेड की तरह काम करता है। एंड द अदर एंड बीम इज अटैच्ड, अदर साइड एक बीम की लगी होती है, बीम। द बीम इज प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ द बुल्स, बीम किस पर रखी जाती है? बुल की गर्दन पर, एक बुल यहाँ पर होगा, एक बुल यहाँ पर खड़ा होगा, उसकी गर्दन पर रखी जाती है।
ठीक है। कल्टिवेटर, द ट्रैक्टर ड्राइवन प्लव इज कॉल्ड कल्टिवेटर। जो ये कल्टिवेटर दिखाया गया है ये ट्रैक्टर ड्राइवन ट्रैक्टर से चल रहा है। द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव्स बोथ टाइम एंड मनी। तो अगर हम ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर ये कल्टिवेटर यूज़ करते हैं तो उससे हमें टाइम की भी बचत हो जाएगी और लेबर मीन्स हमें कम लोगों में हमारा ये काम पूरा हो जाता है। फिर प्लफिंग, the process of loosening and turning the soil is called ploughing or tilling. The process of loosening and turning of the soil is called ploughing or tilling. तो ये डेफिनेशन दी गई है। प्लफिंग क्या होती है? दिस इज डन बाय प्लफ। प्लफिंग हम किससे करते हैं? प्लफ से। अगर प्लफ नहीं होगा तो हम प्लफिंग नहीं कर पाएंगे, विच इज़ एदर ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। तो प्लफिंग बताया कि हम किससे करेंगे? प्लफ से करेंगे। और प्लफ को चलाने के लिए क्या चाहिए? या तो एक जोड़ी बुल्स, ये बुल्स दिखाए गए हैं, देखो ये जो है ये बीम है और एक बीम जो है ये बुल्स की गर्दन पर रखी गई है। और या तो हम प्लफ यूज़ करें जो ट्रैक्टर ड्राइवर है, जो ट्रैक्टर के थ्रू चलता है। लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। लूजनिंग सॉइल के क्यों इंपॉर्टेंट है ये रीज़न यहाँ बताए गए हैं। लूज सॉइल particles have more air spaces which help the roots of the crop plant to breathe better. जो लूज सॉइल पार्टिकल्स होते हैं have more air spaces, उनमें एयर स्पेसेस ज़्यादा हो जाते हैं, गैपिंग मतलब ज़्यादा हो जाती है, which help the roots of the crop plant to breathe better, ताकि जो क्रॉप की जो फसल मतलब जो पौधा है उसकी जो जड़ें होंगी आसानी से सांस ले सकें। लूज सॉइल प्रैक्टिसेस होल्ड मोर वाटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जो लूज सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, लूज सॉइल पार्टिकल्स होल्ड मोर वाटर, तो लूज सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक पानी को स्टोर कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। दिस हेल्प्स द रूट्स टू एब्जॉर्ब मोर वाटर। इससे क्या होता है? रूट्स ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। लूज सॉइल हेल्प्स रूट्स टू पेनिट्रेट डीप थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल। तो अगर सॉइल लूज होगी तो जो प्लांट्स की जो रूट्स होंगी वो आसानी से गहराई तक जा सकती हैं सॉइल में। दिस हेल्प टू फिक्स द प्लांट मोर फर्मली। इससे जो है प्लांट मोर फर्मली आसानी से मतलब फिक्स हो सकता है मिट्टी में। लूज सॉइल मिक्सेस विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मोर इजली। अगर सॉइल लूज होगी तो उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स मिलाने में आसानी रहेगी। इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। तो लूज सॉइल जो होती है, अगर सॉइल लूज होगी तो हम वीड्स भी आसानी से हटा सकते हैं। लूज सॉइल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स। अगर सॉइल लूज होगी तो उसमें माइक्रोब्स आसानी से ग्रो हो सकते हैं जो कि यूजफुल होते हैं मिट्टी के लिए। दीज माइक्रोब्स हेल्प्स टू एड ह्यूमस टू सॉइल। ये माइक्रोब्स मिट्टी में ह्यूमस ऐड कर देते हैं। वेल टर्निंग द सॉइल, जब सॉइल को हम टर्न करते हैं ड्यूरिंग प्लफिंग, nutrients rich soil is brought up from the lower level of soil so the plants can use these nutrients while turning the soil। soil को हम टर्न कर देते हैं मतलब पलट देते हैं मिट्टी को ड्यूरिंग प्लफिंग के टाइम पे, तो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज ब्रॉट अप फ्रॉम द लोअर लेवल। तो नीचे दबी हुई मिट्टी वो जो है ऊपर आ जाती है जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली मिट्टी होती है प्लांट्स को आसानी से मिल जाती है, इनसे नहीं न्यूट्रिएंट्स मिल जाती हैं प्लांट्स को। डू यू नो अर्थवर्म लिव्स इन सॉइल। क्या तुम्हें पता है कि अर्थवर्म जो होता है मिट्टी में रहता है। दे टर्न एंड लूज इन द सॉइल। ये भी इनका भी काम वही है जो प्लफ का है, ये टर्न एंड लूज इन द सॉइल, सॉइल को लूज बना देते हैं और पलटते हैं, जैसे नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है। देर बरोइंग एक्शन क्रिएट चैनल्स थ्रू विच प्लांट रूट्स पेनिट्रेट द सॉइल मोर इजली। दे बरोइंग एक्शन, इनका काम होता है मिट्टी में बिल बना के अंदर जाना, तो जिसके थ्रू मिट्टी खोखली हो जाती है और जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं आसानी से मिट्टी में जली जा सकती हैं। सो अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, इसलिए अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड क्यों कहते हैं। अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि बरोइंग एक्शन जो होता है इनका बहुत ही हेल्पफुल होता है। फिर लेवलिंग, लेवलिंग मीन्स अब मिट्टी जो हमने खोद तो डाली है उसे लेवल मीन्स एक जैसा करेंगे। कहीं कहीं मिट्टी मतलब ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, कहीं कम रहेगी, तो हमें एक जैसी मिट्टी खेत में करनी होती है, तो मिट्टी को एक जैसा करने के लिए हम लेवलिंग करते हैं। आफ्टर प्लफिंग, ये प्लफिंग की बात की जाती है। द प्लफ्ड लैंड इज लेवल, जो प्लफ्ड लैंड है उसे हम लेवल करते हैं पर प्रेस लाइटली विद द हेल्प ऑफ द वुडन प्लैंक। लकड़ी का प्लैंक यूज़ करते हैं और आयरन लेवलर, ये लेवलर दिखाया गया, लकड़ी का दिखाया गया है, वुडन लेवलर और लोहे का भी आता है। लेवलर कैन बी ड्राइवन बाई एनिमल्स और बाई ट्रैक्टर इन द फील्ड। लेवलर हम या तो एनिमल से चलाएंगे या फिर ट्रैक्टर के थ्रू। लेवलिंग इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। लेवलिंग हम लोग क्यों करते हैं? द प्लव्ड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो प्लव्ड फील्ड है उसमें बड़े बड़े पीसेस हो सकते हैं, मतलब क्रम्स मीन्स बड़े बड़े डेले टाइप के हो सकते हैं, विच नीड टू बी क्रश्ड, इन्हें तोड़ना भी ज़रूरी है। लेवलिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन, अगर हम मिट्टी को लेवल कर देंगे तो जो है सॉइल इरोजन नहीं होगा। सॉइल इरोजन का मतलब जैसे आंधी तूफान है तो मिट्टी उड़ नहीं पाएगी, अगर पानी बरसेगा तो मिट्टी कहीं बह के कहीं और नहीं जा पाएगी, इसलिए लेवलिंग करना ज़रूरी होता है। द लेवल्ड the level soil is not blown away by wind or drained or by water। जो level soil होगी मिट्टी को, अगर सॉइल लेवल्ड होगी तो ना वो मिट्टी कहीं उसे लेगा हवा के थ्रू, ना तो वो उड़ सकती है और ना ही ड्रेन्ड अवे बाई वाटर, और वाटर के थ्रू कहीं और बह के नहीं रह सकती है। लेवलिंग ऑल्सो हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर। अगर मिट्टी लेवल्ड होगी तो खेत
अगर लेवल रहेंगे तो जो मैन्योर है फर्टिलाइजर से हम आसानी से उन्हें खेत में डाल सकते हैं, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। फिर अब हम पढ़ेंगे समटाइम्स मैन्योर इज एडिड टू द सॉइल बिफोर प्लफिंग। कभी कभी हम मैन्योर जो होता है खेत में मिट्टी में डाल देते हैं प्लफिंग के पहले ही। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द सॉइल विद द मैन्योर। फिर जब हम उसे प्लफिंग करेंगे तो मैन्योर है और सॉइल आसानी से मिक्सअप हो जाएंगे। सम फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एडिड बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स। कभी कभी फर्टिलाइजर्स हम सीड्स को सो करने से पहले ही डाल देते हैं। एंड सम आर एडिड लेटर, और कुछ बाद में फर्टिलाइजर्स डाले जा सकते हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द क्रॉप दैट आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो क्रॉप हम रेनी सीजन में सो करते हैं बोते हैं वो खरीफ क्रॉप होती है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग। इसे हम बोलते हैं प्लफिंग। फिर आता है सेलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। हम सीड्स को सेलेक्ट करेंगे फिर उन्हें बोएंगे। आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन क्रॉप प्रोडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेज क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं सीड से ही निकलेंगे, सीड्स नहीं होगा तो प्लांट कहाँ से निकलेंगे। वाइल सेलेक्टिंग सीड्स, लेकिन जब सीड्स को सेलेक्ट करेंगे फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। तो हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कुछ जानकारी होनी चाहिए। क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? ओनली क्लीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड शुड बी सेलेक्टेड। हमें कैसे सीड सेलेक्ट करने चाहिए? क्लीन मीन साफ सुथरे हों, हेल्दी मीन स्वस्थ हों, और डिजीज़ फ्री मतलब उनमें कोई डिजीजेज ना हो, ऐसे सीड सेलेक्ट करने चाहिए। सीड शुड बी ट्रीटेड विद फंगिसाइड्स। सीड्स जो होंगे उन्हें हम फंगिसाइड से ट्रीट करना चाहिए। फंगिसाइड्स मीन्स ऐसी चीज़ होती है केमिकल दैट किल डिजीज कॉजिंग फंगस। फंगी फंगिसाइड्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फंगस को मार देते हैं, फंगस नहीं लगने देते हैं बीजों में। एक्टिविटी 1, टू सेपरेट गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज अनहेल्दी वंस। अगर हमें कुछ सीड्स दे रहे हैं उनमें कुछ ख़राब भी है कुछ अच्छे भी है, तो हम अच्छे सीड्स को कैसे पता करेंगे कि अच्छे हैं? तो ये एक्टिविटी समझाई गई है। थिंग्स नीडेड, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक बीकर चाहिए होगा, वाटर चाहिए, स्टिरर चाहिए, एंड व्हीट ग्रेन्स, कुछ गेहूँ के दाने। मेथड, फर्स्ट स्टेप है टेक अ बीकर। हमें एक बीकर लेना है एंड फिल मोर देन हाफ ऑफ इट विद वाटर। फिर उसे आधे से ज़्यादा पानी से भर देना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स इन द बीकर। फिर उस बीकर में हमें व्हीट सीड्स मतलब गेहूँ के दाने डाल देने हैं कंटेनिंग वाटर। स्टिर द वाटर वेल एंड लीव द बीकर। हमें स्टिर मीन्स उस पानी को हिला देना है और बीकर को ऐसे छोड़ देना है। वेट इट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए हम लोग स्टिर द वाटर वेल एंड लीव द बीकर। वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए हम लोग वेट करेंगे। फिर यहाँ देखो, यहाँ बीकर है, या इसमें पानी भरा हुआ आधे से ज़्यादा, फिर इसमें गेहूं के दाने डाल दिए गए हैं। तो इसमें डैमेज सीड्स नॉट फिट फॉर सोइंग, जो बीज जो हैं जो सो करने के लिए अच्छे नहीं है, मतलब खेत में बोने के लिए अच्छे नहीं, वो ऊपर उतरा गए हैं। जो मतलब ख़राब सीड्स से वो हल्के होते हैं तो वो ऊपर तैरने लगते हैं। जो और अच्छे बीड्स होते हैं, अच्छे व्हीट ग्रेन्स होंगे, वो नीचे पानी में रहेंगे। यहाँ पर गुड एंड हेल्दी सीड्स फिट फॉर सोइंग। और ये है मेथड फॉर सेपरेटिंग द हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। फिर हमने क्या इसे ऑब्जर्व किया? सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, कुछ सीड्स पानी में तैर रहे हैं, वाइल अदर सेटल डाउन इन द बॉटम, लेकिन कुछ बैठ गए हैं नीचे बॉटम में। तो इससे हमें क्या पता चला? डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। जो डैमेज सीड्स हैं ये वाले, वो हॉलो हैं और वो लाइटर हैं। हॉलो मीन्स अंदर से खोखले हैं और हल्के भी हैं। देखो दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए फ्लोट कर रहे हैं वाटर में। गुड एंड हेल्दी सीड्स आर हैवियर, जो लेकिन जो गुड और हेल्दी सीड्स हैं, स्वस्थ हैं बीज, वो हैवियर होते हैं। एंड दस दे सिंक एट द बॉटम। सिंक माने यहाँ डूब गए हैं पानी में, बॉटम में बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सीड्स को सेलेक्ट करने के बाद दे नीड टू बी सोन इन द फील्ड। इन्हें हमें फील्ड में सो करना होता है। सोइंग ऑफ सीड इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल। सोइंग ऑफ सीड्स क्या होती है? वो प्रोसेस होती है जिसमें हम सीड्स को मिट्टी में रखते हैं, डालते हैं खेतों में। केयर मस्ट बी टेकन वाइल सोइंग दैम। हमें केयर ध्यान देना चाहिए सीड्स को बोने के समय। सीड्स हैव टू बी सोन एट अ राइट डेप्थ, मतलब जब सीड्स हम बोएंगे खेत में तो उन्हें राइट डेप्थ, मतलब जो गहराई है वो सही होनी चाहिए। ना तो नेदर टू शैलो नॉर टू डीप, ना तो उन्हें ज़्यादा ऊंचाई पे ऐसे रख दो कि हाँ चलो ऐसे डाल दिए तो हवा होगी, आंधी पानी बरसेगा तो बह जाएंगी, कहीं और पहुँचेंगी, है ना, फसल ग्रो ही नहीं होगी। तो नॉट टू शैलो नॉट टू डीप, और ज़्यादा गहराई में भी नहीं उन्हें डालना है कि ज़्यादा गहराई में अगर उन्हें डाल देंगे तो भी वो ग्रो नहीं हो पाएंगी। उन्हें सही से न्यूट्रिएंट वो नहीं मिल पाएगा, सनलाइट
एट राइट इंटरवल्स, हमें राइट इंटरवल्स मीन्स उन दो प्लांट्स के बीच, दो सीड्स के बीच में अच्छी सी गैपिंग होनी चाहिए, सो दैट दे गेट प्रॉपर एयर, ताकि उन्हें प्रॉपर एयर मिल सके, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाय एनी ऑफ द मेथड डिस्क्राइब बिलो। सीड्स अब सो करेंगे हम, खेतों में डालेंगे सीड्स, तो किस किस तरीके से, कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे उन्हें खेतों में डालने के लिए, तो ये यहाँ पर बताए गए हैं। बाय ट्रेडिशनल टूल, एक तो हम ट्रेडिशनल टूल यूज़ करेंगे। द ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो ट्रेडिशनल टूल जो होता है, हम जो बीज बोने के लिए खेत में यूज़ करते हैं, वो है फनल। ये है फनल है यहाँ पर। हैविंग 2 or 3 वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब्स, इनमें 2 और 3 वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब्स लगे होते हैं विथ शार्प एंड्स, जिनमें जो किनारी होती है उनकी शार्प होती है, नुकीली होती है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, सीड्स यहाँ पर इसमें डालेंगे, और यहाँ से डालने के बाद सीड्स नीचे जाएंगे, फिर यहाँ से the seeds are filled in the funnel passed down through the pipe with sharp ends। यहाँ से हम डालेंगे और ये फिर ये पाइप के थ्रू यहाँ नीचे गिर जाएंगे। द शार्प एंड पायर्स द सॉइल एंड प्लेस द सीड्स देयर। जो शार्प एंड नुकीले एंड्स होंगे उनके थ्रू क्या होगी, मिट्टी खुदेगी और वो बीज यहीं पर गिरेंगे। बाई सीड ड्रिल, by traditional method, the traditional tool for sowing seed is shaped like a funnel having 2 or 3 vertical long tubes with sharp ends। ठीक है, ये फनल है, यहाँ पर हम बीज डालेंगे और ये बीज यहाँ पे नीचे गिरेंगे। दी सीड्स आर द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, सीड्स हम इसमें डालेंगे, पास डाउन थ्रू द पाइप्स, पास होंगे यहाँ से विथ शार्प एंड। द शार्प एंड पायर्स द सॉइल, यहाँ पर जो होते नुकीले होंगे वो पाइप्स, तो सीड्स यहाँ से जाएंगे और मिट्टी में चले जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे मिट्टी में चले जाएंगे। बाय सीड ड्रिल, सेकेंड मेथड है बाय सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, सीड ड्रिल हैज़ अ फनल शेप्ड सीड बाउल। सीड ड्रिल जो मेथड है उसमें क्या होता है, एक फनल शेप्ड बाउल मीन्स कटोरा होता है फनल शेप में, कनेक्टेड टू द सेवरल ट्यूब्स, जिसमें कि बहुत सारे ट्यूब्स जैसे जुड़े होते हैं। द ड्रिल इज अटैच टू द प्लफ, जो ड्रिल होता है किससे जुड़ा होता है, प्लफ से जुड़ा होता है। एज द प्लफ मेक फरोज along the field, the seeds in the seed bowl are released through the tubes and get deposited in the soil। तो जब हम इसमें सीड्स डालेंगे, ये हमें दिखाया गया कटोरा ऐसा, ये फनल टाइप में है, बाउल है लेकिन ये फनल शेप में है, तो ऐसे डालेंगे सीड्स, तो यहाँ सीड्स यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना, ये यहाँ से ऐसे गिर जाएंगे खेतों में। एंड गेट डिपॉजिट इन द सॉइल, डिपॉजिट हो जाएंगे सॉइल में। नाउ द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग सीड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब आजकल जो हम लोग सीड ड्रिल यूज़ कर रहे हैं वो ट्रैक्टर से चलता है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सीड ड्रिल फॉर सोइंग सीड्स, अब सीड ड्रिल यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं। इट सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसका फ़ायदा ये है कि जो सीड्स जो उगेंगे उनके सीड्स जहाँ गिरेंगे तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, और गहराई भी सही रहेगी। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड विद सॉइल, ये एंश्योर करता है कि सीड जो होगा जाएगा मिट्टी से कवर्ड भी हो जाएगा आफ्टर सोइंग। दिस प्रिवेंट द डैमेज कॉज बाई बर्ड्स, इससे क्या होगा, मतलब चिड़ियाँ वगैरह जो है कभी कभी बीज खा जाती हैं तो वो खा नहीं पाएंगे क्योंकि वो मिट्टी से कवर्ड हो चुका है। इट सेव्स द टाइम एंड लेबर, इसमें हमें टाइम की भी बचत हो जाती है और लेबर की भी बचत हो जाती है। फिर आता है ट्रांसप्लांटेशन। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पैडी, टोमेटो, ऑनियन एंड चिली एंड ब्रिंजल आर फर्स्ट ग्रोन इन स्मॉल नर्सरीज। अब ट्रांसप्लांटेशन वो तरीका है जिसमें सीड जो होते हैं पहले, जैसे पैडी के मतलब धान के बीज है, टमाटर के या फिर प्याज के कह लें, मिर्च के बीज हैं, ब्रिंजल के हैं, पहले तो स्मॉल नर्सरीज में ग्रो किए जाते हैं, थोड़ी सी मिट्टी लेके बीज डाल दिए जाते हैं। व्हेन सीडलिंग्स ग्रो, जब इनमें छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, दे आर मैनुअली ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड। फिर इन्हें देखो लोग अपने हाथों से देखो धान के पौधे लगा रहे हैं। The process of transferring the seeds from nurseries to field is known as transplantation. The process of transferring the seedlings from nurseries to field is known as transplantation. This practice has the following advantage. Transplantation के क्या फ़ायदे हैं? It helps in selecting and planting only healthy seeds. इससे ये हो जाएगा केवल healthy seeds ही plant होते हैं. Spacing can be controlled because of the manual plantation. और जो प्लांट्स होते हैं उनके बीच में स्पेसिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैनुअल प्लांटेशन मीन्स अपने हाथ से प्लांट करना। प्लांट्स गेट सफिशिएंट सनलाइट, प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट मतलब जितनी उन्हें सनलाइट चाहिए उतनी ही मिल जाएगी, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगी एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से वाटर भी मिल सकता है। रिप्लेनिश, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सॉइल। अब अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गई तो उन्हें रिप्लेनिश दोबारा हम कैसे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाएंगे। तो यहाँ लिखा है सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। सॉइल का काम क्या है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स को देना।
दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी हैं? प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं। ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर। मतलब कुछ इकोनॉमिक रीजंस की वजह से फार्मर्स जो होते हैं क्रॉप्स को लगातार एक ही फील्ड में ग्रो करते रहते हैं, बार बार हर साल उसी फील्ड में उन्हें क्रॉप्स को, फसल को ग्रो करना होता है। तो इससे क्या होता है, कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल डेफिशिएंट। अगर हम कंटिन्यूसली एक ही खेत में बार बार फसल ग्रो करेंगे तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। सर्टेन एंड द सॉइल लूज इट फर्टिलिटी, और मिट्टी जो होती है अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है। सो द सॉइल न्यूट्रिएंट शुड बी रिप्लेनिश्ड। तो इसलिए सॉइल में जो न्यूट्रिएंट जो खो गई हैं उन्हें रिप्लेनिश मतलब दोबारा लाने के लिए क्या करना चाहिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस कुड बी डन एदर बाई नेचुरल मेथड और एडिशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर्स। इसके दो तरीके हैं, या तो हम नेचुरल मेथड्स यूज़ करें या फिर हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाल दें। अब नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं? नेचुरल मेथड्स टू रेस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी। नेचुरल मेथड्स क्या हैं जिसके थ्रू हम सॉइल की फर्टिलिटी को वापस ला सकते हैं? द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज रेस्टोर्ड नेचुरली बाय एडप्टिंग द फॉलोइंग मेथड्स। तो इसमें सॉइल की फर्टिलिटी को वापस लाने के लिए मेथड बताया कि पहले उससे फैलोइंग है। फैलोइंग क्या है? इन दिस मेथड लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। इसमें क्या होता है, जो लैंड होती है उसमें हम कोई फसल नहीं उगाएंगे, उसे खेत को खाली रखेंगे फॉर वन और मोर सीजन्स, एक या एक से ज़्यादा सीजन्स के लिए। द फैलो लैंड रिगेन्स द न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। द फैलो लैंड रिगेन्स द न्यूट्रिएंट्स, जो खाली खेत होगा उसे न्यूट्रिएंट्स वापस मिल जाएंगी बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किससे मिलेगी न्यूट्रिएंट्स? प्लांट्स और एनिमल्स जो वहाँ पर मर जाते हैं, एनिमल्स सड़ जाते हैं, या फिर प्लांट्स की पत्तियाँ वगैरह और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते सड़ेंगे, तो उससे खेत को न्यूट्रिएंट्स वापस मिल सकती हैं। एनिमल्स विद एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली ऑन द सेम फील्ड। मतलब क्रॉप रोटेशन वो मेथड है, इसमें हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अल्टरनेटिवली, एक के बाद एक मतलब ग्रो करेंगे ऑन द सेम फील्ड, से उसी फील्ड पर, मतलब एक क्रॉप ग्रो करेंगे उसका दूसरी फिर तीसरी ऐसे करेंगे, फिर पहली फसल फिर दूसरी फिर तीसरी। फॉर एग्जाम्पल द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट और बार्ली। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया कि पहले किसान ग्रो करेगा वीट और बार्ली को इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में हम वीट और बार्ली लगा लिए, इनमें से कोई एक तुम ग्रो कर लो। उसके बाद दिस इज फॉलोड बाई ग्रोइंग लेगुनस प्लांट। फिर इसके साथ साथ हम इसमें इसके बाद हम लेगुनस प्लांट जिसमें ग्रो करेंगे, जैसे कि पी और सोयाबीन ग्रो कर लेंगे इन द नेक्स्ट सीजन, दूसरे सीजन में। तो इससे क्या होगा, दिस हेल्प्स इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे पी और सोयाबीन ग्रो करने से क्या होगा, सॉइल को नाइट्रोजन मिल जाएगी। यू हैव लर्न इन अर्लीस्ट क्लास 7 दैट बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुनस प्लांट्स। हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो लेगुनस प्लांट्स होते हैं उनमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम जिसे बोलते हैं। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड्स विच कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, विच कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट। अब इस नाइट्रेट्स को प्लांट आसानी से ले सकते हैं। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को एनकरेज किया जाता है ताकि वो ये प्रैक्टिस फॉलो करें, क्रॉप रोटेशन वाली। फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है? इन दिस मेथड 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। इसमें होता है 2 या 2 से ज़्यादा फसलें एक ही खेत में ग्रो कर दी जाती हैं एक ही साथ में। द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ वन क्रॉप इज फुलफिल्ड बाय अदर। इसमें फसल इस तरीके से ग्रो की जाती है मिक्स क्रॉपिंग में कि मतलब जैसे कि किसी कोई फसल हमने ग्रो की, उसको न्यूट्रिएंट जो चाहिए होते हैं तो दूसरी वाली फसल से उसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाती हैं। लेगुमिनस क्रॉप सच एज पी, सोयाबीन, soybean and cereal crops like wheat or rice can be grown together in the same field। तो लेगुमिनस क्रॉप्स, और उन्होंने बताया कि हम एक साथ एक ही खेत में लेगुमिनस क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं और सीरियल क्रॉप्स जैसे कि वीट और राइस में से कोई एक ग्रो कर लेंगे, कैन बी ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में। इससे क्या होगा, तो खेत को न्यूट्रिएंट्स, जो वीट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगी वो लेगुमिनस प्लांट से मिलती रहेंगी। फिर ऐसे कॉटन एंड ग्राउंडनट। कॉटन और ग्राउंडनट, ग्राउंडनट कैसी फसल है? लेगुमिनस क्रॉप है, आर ग्रोन टुगेदर। तो कॉटन और ग्राउंडनट को भी हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं। इससे कॉटन को जो ज़रूरत होगी वो ग्राउंडनट वाले पौधे से उसे मिलती रहेगी न्यूट्रिएंट्स। फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं? द यूज़ ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड मैन्योरिंग। अगर हम मैन्योर यूज़ करते हैं अपने खेत में, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं मैन्योरिंग। दीज सब्सटेंसेस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हम मैन्योर क्यों यूज़ करते हैं? इनसे फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ जाती है इसलिए।
अब मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट बाय माइक्रोब्स। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं। ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैन्योर किससे बनता है? ये प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सड़ जाते हैं उनके थ्रू बनता है, by the microbes. Compost is prepared by the decomposition of farm and domestic organic waste materials like animal excreta, fecal matter of human beings, sewage waste, weeds, dry leaves, etc. in a compost pit. हम compost कैसे बनाते हैं? तो compost is prepared by the decomposition of farm and domestic organic waste. जो हमारा घरेलू जो कूड़ा होता है जैसे छिलके वगैरह सब्जी के, या फिर एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है, या फीकल मैटर होता है ऑफ ह्यूमन बींग्स का, है ना, सीवेज वेस्ट, सीवेज वाला वेस्ट, या फिर वीड्स जो होते हैं, ड्राई लीव, सूखी पत्तियां वगैरह, ये सब हम एक गड्ढे में डालते रहते हैं, कंपोस्ट पेट में इकट्ठा करते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इसको कंपोस्टिंग। तो हम जब कंपोस्ट बनाते हैं उसे बोलते हैं कंपोस्टिंग। वी में डिफाइन कंपोस्टिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, कंपोस्टिंग इज बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच माइक्रोब्स डिकम्पोज, जिसमें माइक्रोब्स जो होते हैं डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स टू प्रोड्यूस मैन्योर। तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाता है टू प्रोड्यूस मैन्योर। फिर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स है ह्यूमन मेड, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ह्यूमन मेड होते हैं। मैन्योर जो होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स हैं ह्यूमन मेड होते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेड, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं फर्टिलाइजर्स ह्यूमन मेड होते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस, इनमें फर्टिलाइजर्स में होता क्या है? ये रिच इन होते हैं नाइट्रोजन, इनमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, फॉस्फोरस होती है, पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं फैक्ट्रीज में बनाए जा सकते हैं, ये हम घर में नहीं बना सकते। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया है, अमोनियम है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटैश, नाइट्रोफॉस्फेट। Fertilizers are soluble in water and thus are easily absorbed by the plants and increase the crop yield. फर्टिलाइजर्स की एक खासियत ये है कि पानी में घुल जाते हैं आसानी से, और जब पानी में जब ये घुल जाएंगे तो आसानी से प्लांट इन्हें ले सकता है, और इसमें क्या होता है, फसल की क्षमता बढ़ जाती है। फर्टिलाइजर्स आर यूजली अप्लाइड एदर बाई स्प्रेइंग यूजिंग अ स्प्रेयर और थ्रू इरीगेशन कैनाल्स। फर्टिलाइजर्स कहते हैं हम स्प्रे करते हैं, मतलब छिड़क देते हैं खेतों में, या फिर इरीगेशन कैनाल्स जो होते हैं उनके थ्रू हम लोग देते हैं पौधों को। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैन्योर के फ़ायदे क्या हैं? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, जो मैन्योर जो है अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर। क्यों? दिस इज बिकॉज इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि अगर हम अपने खेत में मैन्योर डालेंगे तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है मिट्टी की जो पानी को रोकने की क्षमता होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर मैन्योर क्या करता है? मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस, मैन्योर जो होता है सॉइल को मतलब दरदरा टाइप में का बना देता है, विच मेक एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजी, ताकि जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है सॉइल से वो आसानी से हो सके। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, तो मैन्योर का काम ये भी है कि वो सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, सॉइल फ्रेंडली होते हैं, उनके नंबर बढ़ जाता है मिट्टी में। फिर मैन्योर इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, मैन्योर क्या करता है? तो टेक्सचर सॉइल का बढ़ा देता है। फिर मैन्योर क्या करता है? ह्यूमस एड्स ह्यूमस टू सॉइल, सॉइल में ह्यूमस ऐड कर देता है। फिर मैन्योर इज़ नॉट एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, एंड कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्टेज इन द फार्म, और इसको हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं कहाँ से? वेस्टेज इन द फार्म, जो फार्म में जो वेस्ट होता है उससे। और मैन्योर डज नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन, मैन्योर से कोई वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब ये मैन्योर अगर नदी ताले के पानी में मतलब डिज़ोल्व हो जाए तो ये वाटर पॉल्यूशन नहीं करेंगे। फिर डिफरेंस क्या है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में? फर्टिलाइजर्स बताया गया है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर तो यहाँ बताया गया है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? दीज आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। मैन्योर दीज आर नेचुरल ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये नेचुरल ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं? दीज आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनाए जा सकते हैं। और मैन्योर इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ये फील्ड में बनाए जाते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। फर्टिलाइजर्स दे डू नॉट ऐड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये ह्यूमस नहीं देते हैं सॉइल को, लेकिन मैन्योर क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फिर है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, फर्टिलाइजर्स दीज आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट ज़्यादा होती हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होती है। मैन्योर में इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, इसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स कम होती है, जो प्लांट को चाहिए वो कम होती हैं। कॉस्ट दे आर कॉस्टली, फर्टिलाइजर्स कॉस्टली होती हैं, और मैन्योर ये सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, इट इज़ चीप। फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल है यूरिया एंड पोटैश, ये फर्टिलाइजर्स हैं। लेकिन मैन्योर क्या है? सन, हेम्प, सेसवेनिया एंड काउडंग, काउडंग मीन्स गाय का गोबर, भैंस का गोबर से काउडंग बोलते हैं। फिर क्या बताया गया है? डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं?
मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड्स ग्रेटली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। आजकल जो मतलब लोग खेती किसानी करते हैं उसमें फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द क्रॉप yield, बट व्हेन फर्टिलाइजर्स गेट washed off थ्रू इरीगेशन एंड रेनफॉल दे रीच द बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स। तो कह रहे हैं कि अगर एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं खेतों में तो उसमें फसल जो है ज़्यादा होती है, लेकिन जब यही फर्टिलाइजर्स जब बारिश के थ्रू, बारिश होती है, बारिश के पानी में घुल के नदी तालाब में पहुंचते हैं तो ये रिवर वाटर बॉडीज़ को गंदा कर देते हैं। दिस कॉज वाटर पॉल्यूशन, ये वाटर पॉल्यूशन कर देते हैं। दिस कॉज वाटर पॉल्यूशन, द पॉल्यूटेड वाटर इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये जो पॉल्यूटेड वाटर है ये अनफिट होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, मतलब लोग इसे पी लेंगे तो इससे बीमार पड़ जाते हैं। इट इवन किल्स एक्वेटिक एनिमल्स, ये कभी कभी जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, नदी तालाब में रहने वाले जानवर, उसको भी मार देता है, सच एज फिशेस को। फर्टिलाइजर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन्हें आसानी से हम डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। दस ऑल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन, ये सॉइल पोल्यूशन मिट्टी को भी ख़राब कर देते हैं। अब बाकी का हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ओके।